एंड जब हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिस्कस कर रहे थे, लास्ट में हमने एक कंसेप्ट देखा, सो दैट इज कॉल्ड टैक पॉलीमरेज, है कि नहीं? सो नोट लिखेंगे हम लोग, थर्मो स्टेबल एंजाइम्स, ठीक है? तो थर्मोस्टेबल एंजाइम्स का मतलब क्या है? तो दीज आर एंजाइम्स दैट आर not affected by a rise in temperature greater than 40 डिग्री सेंटीग्रेड, है कि नहीं? तो अगर आप टेम्परेचर ग्रेटर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड करते हो तो ये अफेक्टेड नहीं होते हैं। ओके, नाउ सच enzymes are the main reason behind the existence of क्या? Behind the existence of thermophilic organisms, समझे कि नहीं? तो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स के पीछे ये डिस्कवर्ड थे। नाउ एक्चुअली जब आपको सर ने पढ़ाया था थर्मोफिलिक एनिमल्स के बारे में, आपके फेवरेट जो हैं चिन्मय सर, तो वहां आपको पूछना चाहिए था कि सर वो ऐसे कैसे जी लेते हैं, है कि नहीं? तो आपको वो पूछना चाहिए था कि नहीं? सो लाइक दैट, तो इसीलिए अगर आप वो पूछते तो सर आपको जरूर बताते ना। क्या बोल रहे तो हैं? बॉटनी में कहाँ ऑर्गेनिजम्स आते हैं, मतलब ये टाइप के? क्यों, आपका वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ाई नहीं हुआ? बोलो। हाँ सर, सर हाफ तो आपने पढ़ाया था ना। मैं थोड़ी पढ़ाया था आपको, थर्मोफिलिक उधर ही सर भी आएगा। ओके, जो सर आप आपने पढ़ाया था वो क्लासिफिकेशन आर्की कौन कौन किए थे, बैक्टीरिया, वो वाला। आर्की बैक्टीरिया, वो तो मैं तो इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, तो आर्की बैक्टीरिया जो है वो मैंने आपको बताया था। तो समझ में आया? सो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए ये जो थर्मोस्टेबल एंजाइम्स हैं, तो दे आर नॉट अफेक्टेड बियॉन्ड दिस टेम्परेचर। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसका जो डिस्कवरी है, ओके, तो इसके एग्जांपल्स हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं पीसीआर में। पीसीआर का मतलब क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, नाउ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मतलब क्या है कि यहां हम लोग डीएनए को मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज एक क्राइम सीन में एक डीएनए मिलता है, तो उसको हम लोग पहले पीसीआर कर देते हैं। तो टैग पॉलीमरेज कहां से ऑब्टेन हुआ था? ऑब्टेन्ड फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस, है कि नहीं? एंड फूड डीएनए पॉलीमरेज, इसको हम लोग कहते हैं पीएफयू। ओके, तो फूड डीएनए पॉलीमरेज जो है वो पायरोकोकस फ्यूरियोसस से ऑब्टेन्ड है। ओके, तो कहाँ चला गया? इसको हम लोग लिखेंगे पायरोकोकस फ्यूरियोसस। Okay, are used in PCR reactions where temperature of greater than 94 degree centigrade are used to melt apart DNA strands. ठीक है? तो इसीलिए अगर आप नॉर्मल एंजाइम लोगे एंड 94 डिग्री दोगे तो क्या होगा? वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग ये डीएनए देते हैं। समझ आया? So this is the concept. So this resistance to high temperature allows for DNA polymerases to elongate DNA with the desired sequence of interest. Okay, see what happens. Suppose आप कोई केस कर रहे हो एंड आपने बताया कि नीतू ने मर्डर किया है कि नहीं? बट तो सिंपली नीतू बोलेगी नहीं सर मेरे को फंसाया जा रहा है, तो फिर कोर्ट क्या बोलेगा? दोबारा ये जो है मेरे सामने किया जाए। ओके, दोबारा डीएनए टेस्ट
मेरे सामने किया जाए। तो अगर तुम्हारे पास डीएनए नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे, है कि नहीं? So if you don't have the DNA, how will you do the test? So that is why आपको वो डीएनए चाहिए। तो इसलिए जब भी हमें क्राइम सीन में कोई डीएनए मिलता है वो बहुत कम मिलेगा। सपोज एक रेप विक्टिम है, उसके नाखूनों में हमें उसके जो रेपिस्ट का डीएनए मिला, वो थोड़ी इतना छोड़ के जाएगा कि तुम रिसर्च कर सको, वो थोड़ा सा छोड़ेगा। तो अब उसको हम लोग मैग्नीफाई करते हैं। तो दैट इज द जॉब ऑफ पीसीआर। कोई शक है पीसीआर पूछ लो, फिर बाद में नहीं पूछना है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक? तो Yes, ये sir. है पीसीआर। Yes, sir. Yes, sir. तो टैग पॉलीमरेज हमने कहाँ लाया? थर्मस एक्वाटिकस से। फूड डीएनए पॉलीमरेज कहाँ से लाया? पायरोकोकस फ्यूरियसस से। क्यों चाहिए ये? बिकॉज हमें अबव 94 डिग्री टेम्परेचर देना पड़ता है उस डीएनए को तोड़ने के लिए। अब तोड़ेंगे तभी तो रेप्लिकेशन करेंगे ना, तो लाइक दैट। चलिए, तो आप यही चीज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्चुअली। थर्मोस्टेबल एंजाइम्स जो है उसको सबसे पहले जो है एक्चुअली किसने डिस्कवर किया था, बताइए? एनी आइडिया? इसको कहां से डिस्कवर किया गया था ये तो आपको पता ही होगा। तो इट वाज बेसिकली डिस्कवर्ड फ्रॉम व्हाट? थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स से ये डीएनए डिस्कवर किया गया था। एंड इसके जो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो हम लोग उसके बाद में उसको यूज किए। ठीक है जी, तो इट वाज लेटर यूज। पहले हमें सूझा ही नहीं था, है कि नहीं? तो अर्लियर वी डिड नॉट नो, फाइन। मैं आपको एक फोटो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? सो जो हमारा जो दिस वन, एक नोट लिख लिया जाए इसमें। So back in 1969, when T.D. Brock and colleagues discovered Thermus aquaticus, now known for its Taq polymerase in this, T. aquaticus was considered an extreme thermophile since it grew at temperatures what? Optimally at 75 degree centigrade. तो उसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? 75 डिग्री सेंटीग्रेड। 75 degrees Celsius. So that is the concept. तो इसीलिए टी ब्रॉक एंड हडसन फ्रीज इन्होंने इस पेपर को पब्लिश किया था। ओके, सो एंड कलीग्स को हम लोग कैसे लिखते हैं? इसको बायोलॉजी में लिखा जाता है एट एल, तो समझ रहे हो? एंड अदर्स। ठीक है। नाउ ऑन अप्रैल 1969, ये 1 अप्रैल ओडिशा दिवस है कि नहीं, थॉमस डी ब्रॉक एंड हडसन फ्रीज published their discovery and cultivation methods of thermophilic bacteria which they named Thermus aquaticus. तो उससे उन्होंने वो एंजाइम ढूंढ के निकाला। तो बाद में आप तो बहुत सारे जो हैं जानते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स यू नो अबाउट द केस। एंड वो जो है आपका जो टी एक्वाटिकस, उसका नाम भी इसलिए रखा गया है टी फॉर थर्मस, AQ फॉर एक्वाटिकस। ओके, समझ में आया? चलिए, सो नाउ अब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली आपका एक डीएनए पॉलीमरेज रिएक्शन है। फाइन, तो दिस इज ए डीएनए पॉलीमरेज। नाउ अब ये बैक्टीरिया को उन्होंने ढूंढा कहां से? तो ये एक बहुत सुंदर गीजर है, ओके, इन द येलोस्टोन नेशनल पार्क। समझे कि नहीं? Yes, So, sir. Yes, the sir. bacterium was first isolated from Mushroom Spring in the lower geyser basin of Yellowstone National Park, which is near the major Great Fountain Geyser, White Dome Geyser. You know what are geysers actually?
बिकॉज अगर ये सब पढ़ोगे नहीं ना ढंग से तो आपको समझ में नहीं आएगा। सल्फर स्प्रिंग किसको कहते हैं, गीजर किसको कहते हैं? सर गीजर में हॉट वाटर होता है। एंड सल्फर स्प्रिंग में क्या होता है? समझ आया कि जेजेस की दुनिया है बेटे, तो इसलिए आपको उसमें भी फर्क करना पड़ेगा। तो यू शुड नो व्हाट आर सल्फर स्प्रिंग्स एंड व्हाट आर गीजर्स। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू सर सल्फर स्प्रिंग में जो वाटर में सल्फर होता है सर। अब वो क्या होता है वो तो आप भेजा, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। तो इसीलिए आपको उसको ढूंढ कर बताना पड़ेगा, बिकॉज जब आप केवीपीआई में जाएंगे वो आपसे इतना बकवास क्वेश्चन आंसर उम्मीद नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? नाउ टी aquaticus यस सर। shows best growth at Ethici but can survive till Ethici, है ना? It primarily scavenges for protein from its environment, as is evidenced by the large number of extracellular and intracellular proteases and etc. for amino acids. उनको amino acid बन चाहिए. This bacterium is a chemotroph. It performs chemosynthesis to obtain food. However, since its range temperature overlaps somewhat with that of photosynthetic cyanobacteria, it is sometimes found living jointly with its neighbors. Okay, so T. aquaticus normally respires aerobically, but जो आपका जो ये एक स्ट्रेन है वो एनारोबिकली भी ग्रो करता है। बिकॉज कभी कभी अगर आपको एनारोबिक वाला चाहिए तो फिर क्या करोगे, है कि नहीं? तो इसलिए हमें हर तरह का स्ट्रेन ढूंढ कर निकालना होता है। तो देख रहे हो, एक छोटा सा चीज पे मैंने आपको एक स्टोरी सुना दिया। चलिए, सो अब हम लोग जाएंगे आगे। सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट, ये बड़ा डिस्टर्ब करता है ये। तो अब हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिस्कस टेम्परेचर। तो नाउ सेकेंड हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ pH on V0. Okay, that is called rate of reaction. तो अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? Now, how to write it? एक्चुअली कैसे लिखना है वो आपको याद आना चाहिए। तो इसीलिए इसको कैसे, एक्चुअली जब टाइम होता ना तो मैं ये आपसे निकलवाता। अनफॉर्चुनेटली अभी मुझे ही बोल देना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास ऑली करने का भी टाइम नहीं है। फाइन, तो लाइक दैट, बिकॉज अभी F1 का आधा और 2 दिन में रेस्पिरेशन खत्म हो जाएगा, समझे कि नहीं, जबकि तुम्हारा शुरू भी नहीं हुआ है। चलिए, तो इसलिए इफेक्ट ऑफ pH ऑन V0, तो एवरी एंजाइम performs its best at a pH known as same optimum pH, okay, at which the V naught is equal to V max. समझ रहे हो? तो जिसमें जिस pH पे V naught V max होगा उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्टिमम pH। समझ में आया? Now any fluctuations to the right or left of optimum pH, any fluctuation to the right or left of optimum pH results in a decrease in the V naught. समझ रहे हो? तो any fluctuations to the right or left of optimum pH results in a decrease in the V naught. फाइन, राइट को जाएगा तो भी डिक्रीज, लेफ्ट को जाएगा तो भी डिक्रीज। क्यों? दिस इज बिकॉज as we alter the pH, the proteins tend to denature. Okay, the protein tends to denature, and denatured
or destroyed proteins do not catalyze a reaction. भले भले, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, तो अब हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बिल्कुल उसी तरह का सिमिलर ग्राफ होगा। ये आपका एक्स वाई प्लॉट है, ठीक है। तो एक्स वाई प्लॉट में आपने यहाँ लिया y, यहाँ लिया x एंड यहाँ लिया ऑरिजिन। ओके, दिस इज ऑरिजिन। इधर हम लोग ले रहे हैं क्या, दिस इज पीएच स्केल। ओके, तो पीएच स्केल में हम लोग लिखेंगे, ओके, जैसे 0 है ना, तो पीएच स्केल में क्या होता है, 1 2 1 से 3 लेके 4 40 5 6 7 8 9, है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है कि नहीं। तो इसीलिए 10 11, ओके, तो ये आपका एक पीएच स्केल है ना। इसको एक्स को पहले भगा देते हैं बाहर। ओके, तो ये ऑरिजिन है एंड ये आपका पीएच स्केल है। ओके, नाउ तो मैं आपको 3 एग्जांपल दे रहा हूं। तो एक जिसका पीएच अराउंड 1 के 2 के आसपास हाईएस्ट होता है, एक अराउंड 6.5 के पास होगा, एक अराउंड 8 और 9 के बीच में होगा, ठीक है। सो नाउ दीज आर 3 एंजाइम्स। तो आप देखिए, नहीं କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି फ्री चैनल उड़ा, खाली फ्री चैनल, ଆଉ କିଛି ଦାଉ ନଥିଲା। गुड, 1 सेकंड, गिव मी 1 सेकंड प्लीज।
सॉरी टू गेट यू डिस्टर्ब। हाँ पठे दे, हाय पठे दे, व्हाट्सएप रे पठे दे हाय। आप देखो ये आपका एक है, ओके, उसी तरह से ये आपका एक है, उसी तरह से ये आपका एक और पीक है। तो देख रहे हो, सो दीज आर 3 एंजाइम्स। तो सपोज दिस इज एंजाइम ए, ओके, नाउ दिस इज एंजाइम बी एंड दिस इज एंजाइम सी। तो बताइए कौन, विच इज विच एंजाइम? A pepsin, B tyline, C trypsin. हाँ, तो एक्चुअली जो हम लोग जानते हैं, तो इधर हम लोग लिखेंगे with respect to our digestive enzymes, these graphs represent, है कि नहीं? तो ए जो है क्या है, दैट इज पेप्सिन। क्यों? उसका ऑप्टिमम पीएच कितना है, दैट इज अराउंड 1.8, ठीक है ना। उसके बाद बी जो है वो क्या है, तो बी जो है वो है टायालिन। तो उसका ऑप्टिमम पीएच कितना है, इट इज अराउंड 6.75। 6.8। हाँ वही 6.75 to 6.8। तो मतलब फॉरवर्ड कर दे। उसके बाद जो है ट्रिप्सिन, ये है अराउंड 8, ठीक है। तो ये उसका ऑप्टिमम पीएच है। सो दिस इज व्हाट 8 to 8.75 ले लेते हैं, 8.75 उसका ऑप्टिमम पीएच है। सो दिस इज व्हाट हमें ये ग्राफ बता रहा है। अंडरस्टूड? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए और बोलिए। देख ला, फाइन। सो ये हमारा जो कंसेप्ट है ना, तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ पीएच। इसमें एक यूनिक एंजाइम है हमारा, तो उसको हम लोग स्टार स्टार मारेंगे। यूरिएज एंजाइम इज पीएच क्या, स्टेबल। इसका मतलब क्या है बोलो, कि अगर उसके यूरिएज केस में आप अगर आप अपर डाउन करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके, बिकॉज वो पीएच स्टेबल एंजाइम है। नहीं, यू सी द नंबर्स, यू सी द, तमे देखो तमरोड़ा अच्छी कि नहीं ना। ओके, रो रो सासू। चलिए, तो यूरिएज एंजाइम हो गया ना। इसमें आप मेरे को बताइए जो कि हमने लिखा था, इफ ये एक है, इफ द क्या, तो इफ द एंजाइम है कि नहीं। तो अगर हम लोग इफ द एंजाइम is taken from optimum to 0, तो V नॉट क्या होगा, डिक्रीजेस, है कि नहीं, डिक्रीजेस। तो उसी तरह से if the enzyme is taken from optimum to higher, V नॉट क्या होगा, डिक्रीजेस। हाँ हाँ से देखी दिया तो कह दो। So if the enzyme is taken from optimum to higher, the V naught decreases, ठीक है जी। Now उसके बाद क्या आएगा, now if the enzyme in case 1 is again taken back to optimum pH, the V naught क्या होगा,
अब वापिस हम लोग ऑप्टिमम लेंगे तो क्या होगा बोलिए? कोई चीज नहीं हो। मदर चार्ज होनी, बताइए व्हाट विल हैपन? बोलो। अगर हम लोग केस 1, तो ये केस 1 है, दिस इज केस 1, ओके। तो दिस सर इज कोई चीज केस, डोंट टॉक नॉनसेंस, कोई चेंज नहीं होगा, ना जीरो रहेगा ना बढ़ेगा, ऐसे बोलो ना। So what will happen? जीरो ही रहेगा। So okay, back to optimum, the V naught remains low, ठीक है? The V naught remains, कहाँ गया? अरे उधर कहाँ चला गया? तो नीचे The V naught remains low. उसी तरह अगर हम लोग ले लेते हैं, if the enzyme in case 2 is again taken back to optimum, okay, तो क्या होगा? तो V naught तब भी लो रहेगा सर। remains low. रिमेन्स Remains लो। low या zero एक्चुअली डिपेंड करता है आप कहां तक लेकर गए हो, है कि नहीं? अगर आप पूरा बर्बाद ओके किए सर। हो या नहीं हो, तो यू अंडरस्टैंड? तो बिकॉज ये ऑलरेडी डिनेचर्ड है, इसको हम कुछ कर नहीं सकते, ओके। चलिए देखो ना सोनी एंटरटेनमेंट अच्छी कि नहीं, से हॉटस्टार अच्छी कि नहीं, कही दिया मदर एसएमएस कर दो, नॉट कमिंग ऑल चैनल्स। चलो नेक्स्ट हो गया, तो ये आपका इफेक्ट ऑफ पीएच हो गया। अब जो हम सबसे मजेदार टॉपिक में जाएंगे, दैट इज सी, इफेक्ट ऑफ एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, ओके। तो इफेक्ट ऑफ एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन पॉलीकाट देते तो आप देखिए वाला ऑन V0। तो अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर हम लोग पीएच को, एंजाइम कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो क्या होगा। तो जनरली, ओके, जनरली द V naught is directly related to the, ओके। अब सपोज जो नीतू है उसकी मम्मी 1 घंटे में 100 पूरी बनाती है हम लोगों के लिए, तो 4 घंटे में कितना पूरी बनाएगी? 400। बोलो 400 पूरी। क्यों बनाएगी? उनको कुत्ता काटा है क्या? है? अरे तुम खाओगे कि नहीं? बनाएगी सर, क्यों बनाएगी? अरे वो तुम खाओगे या नहीं खाओगे, वो क्या बनाती रहेगी ना, क्या उसका काम धाम कुछ है नहीं? तो इसलिए हु विल डिसाइड कि वो बनाएगी कि नहीं? हमारी भूख। यस, मीन्स अगर वो कंज्यूम हो रहा है, मतलब बट थियोरेटिकली देखा जाए तो क्या होगा? तो जनरली द V0 इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एंजाइम concentration, okay। So as we increase the concentration of the enzyme, okay, so as we increase the concentration of the enzyme, okay, the V naught increases, okay। Now but since it is a biological, पढ़ दे लो, but since it is a biological enzyme, तो क्या होगा? But since it is a biological enzyme, there are limiting factors like, अगर आप ज्यादा काम करोगे तो इंक्रीज इन टेम्परेचर हो सकता है कि नहीं? उसके बाद एब्सेंस ऑफ सबस्ट्रेट हो सकता है, ओके। तो भाई आपका सबस्ट्रेट, अब जैसे आटा ही खत्म हो गया तो नीतू की मम्मी क्या करेगी? उनको थोड़ी मालूम था यहाँ सारे भुक्कड़ हैं, गिरिजा और जतिन
और जे सारे भुक्कड़ इधर आ जाएंगे, उनको थोड़ी मालूम था। वो बोले थे अच्छे अच्छे घर के लोग हैं, 2-4 पूरी खाएंगे। देखा तो गिरिजा 100 पटो खा रहा है, जे 200 पटो खा रहा है, जतिन 80 पटो खा रहा है, ओके, वर्षा प्रियदर्शनी 60 पटो खा रही है। तो फिर वो बेचारी क्या करेगी, गरीब औरत है कि नहीं? तो लाइक दैट। तो इसीलिए एब्सेंस ऑफ सबस्ट्रेट या नॉन रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट, ओके। अगर प्रोडक्ट को आप रिमूव नहीं करेंगे, पूरी मम्मी 80 ठो बना के छोड़ी है, कोई खा नहीं रहा, तो इससे उनको क्या पता चलेगा कि अब शायद लोग नहीं खाएंगे, है कि नहीं? सो अकॉर्डिंगली वो बंद कर देगी। एंड सिमिलरली, समझ आया? तो डू यू अंडरस्टैंड? इसीलिए थियोरेटिकली अगर हम एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाएं तो रेट बढ़ना चाहिए, बट क्यों नहीं बढ़ता है? बिकॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। ओके, कोई शक? तो इसीलिए अब ये हम लोग ग्राफ बनाएंगे एक्स एंड वाई। तो अगेन ये आपका y है, ये आपका x है, ये आपका O है, एंड तो ये जो रेट है ये एकदम स्ट्रेट लाइन यहां तक होना चाहिए,